हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बाहर है, कट रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सर। इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक चल रहा था हमारा और हम कुछ बातें कर चुके थे। आज जो बातें करेंगे उससे आगे करेंगे, पर पहले हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या बातें पढ़ ली थी। ठीक है सर, मैंने आपके साथ इंश्योरेंस क्लेम शुरू किया था और उसमें हमने कई सारी बातें करी थी। हमने बात करी थी अभी तक लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड। हमने कहा था सर, अगर मेरी जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी है, पहले याद करो यहाँ पर जो इंश्योरेंस की बात होती थी वो सिर्फ और सिर्फ फायर इंश्योरेंस की बात होती थी। तो मैंने कहा था सर, अगर फायर इंश्योरेंस मेरी फैक्ट्री में हो गया है, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो जिस दिन आग लगी है उस दिन पर जो भी सामान मेरे पास पड़ा है, जो भी गुड्स मेरे पास पड़ा है, उसका मैं अपनी कंपनी से, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगूंगा, क्लेम मांगूंगा। तो वो आपसे निकलवाते थे। उसके लिए हम बनाते थे मेमोरेंडम अकाउंट, उसके लिए हम बनाते थे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग, अगर जीपी नहीं होता था। मेमोरेंडम को हम दो तरीके से बनाते थे, नॉर्मल भी बनाते थे, अगर हमारे पास कुछ अबनॉर्मल सेल भी होती थी तो मैं कहता था भैया 3 कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल, अबनॉर्मल, टोटल। और जो नॉर्मल है उस पर प्रीवियस ईयर मतलब दैट इज जीपी रेट लगा देंगे, और जो एबनॉर्मल आइटम है उस पर जो क्वेश्चन मेरा बोलेगा, जैसे इनकम वगैरह के बारे में बोलेगा, मैं उस पर अप्लाई कर दूंगा। बट आज मुझे बातें अलग करनी है। आज क्या करना है सर? आज मुझे डिस्कस करना है आपको सेकंड क्लेम के बारे में, दैट इज क्लेम ऑफ प्रॉफिट, कि भैया मेरा कुछ प्रॉफिट की मुझे बात करनी है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेट होके बैठेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न ये है क्योंकि ये इस चैप्टर की आखिरी डिस्कशन पॉइंट होगा, मतलब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर में मिक्स क्वेश्चन करने और यही करने हैं गुना चुना के। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, आप नहीं लिखेंगे कुछ भी, सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे, ध्यान सुनना। मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरी बेटा 1 अप्रैल 2021 से साल शुरू हुआ। मैंने कहा यहाँ से लेता हूँ मैं, 1 अप्रैल 2021 से मेरा साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021 से। और सपोज मैं कहता हूँ सर, मेरी 15 जुलाई, दैट मीन्स 15 जुलाई 2021 को मेरी फैक्ट्री में क्या लग गई, आग। डेट ऑफ फायर, मेरी फैक्ट्री में क्या लग गई, आग। देखो जल्दी से, आग लगाओ सर जल्दी से। ये देखो बेटा, ये रही आग, टें 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 टें, ये आग लग गई, ये फायर। ठीक है, धुआं ही धुआं, आग लग गई। क्लियर है? अब सर इस दिन को इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, कहेंगे और हमें यहाँ पर जो भी स्टॉक जल गया, जो भी स्टॉक लॉस हुआ है, जो भी स्टॉक लॉस हुआ है, उसका हमें क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। उसका हमें क्या चाहिए, क्लेम। तो हम बोलेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये बात, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं मेरे लाल पीले, जल्दी बताओ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बात मुझे अब नहीं करनी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सर बात समझना, सर मैं इससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, इसके बाद बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लगी, मेरी पूरी फैक्ट्री में, मेरी सारी फैक्ट्री में पूरा धुआं ही धुआं, सब कुछ जल गया, मेरे पास कहीं काम करने की जगह नहीं है, मेरा स्टॉक सारा जल चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ा बेटा, मुझे ना कुछ टाइम के लिए एक अलग से नई फैक्ट्री लेनी पड़ी। नई फैक्ट्री मतलब मैंने एक अलग से जगह ली रेंट पर, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए, जब तक ये फैक्ट्री में काम दोबारा से ठीक हो रहा है। मैंने कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई फैक्ट्री को दोबारा से टनाटन बनाने में कितना टाइम लगेगा? कहता सर इसमें तो टाइम लगेगा। मैंने कहा कितना? कहता 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो मैंने 2-2.5 महीने के लिए अलग से एक जगह ली, जहाँ पर मैंने अपना स्टाफ बिठाया, जहाँ पे मैंने फैक्ट्री का सामान सेटअप किया, मशीन लगाई वहाँ पर, मशीन वगैरह करी, ताकि मेरा 2-3 महीने थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता रहे, और नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत काम तो चलता रहे। अब थोड़ा बहुत चलने की वजह से मैं कहता हूँ कि भैया मेरा ये जो 3 महीने तक काम चला, ये जो काम चला, मैंने कहा 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2021 तक ये मेरा बिजनेस, यहाँ पे जाके बिजनेस क्या हुआ मेरा, रीसेटअप हुई है फैक्ट्री। यहाँ पे मेरी रीसेटअप हुई है फैक्ट्री, और मैं यहाँ से अपने बिजनेस को सही तरीके से रन करना शुरू करा। मतलब 3 महीने लग गए मुझे, 3 महीने लग गए। इन 3 महीने में मैंने अपने बिजनेस को क्या करा, सेटअप करा। इन 3 महीने के मैं बिजनेस को सेटअप करा। इन 3 महीने को हम लोग बोलते हैं, इन 3 महीने को हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड रुकना बेटा, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड बच्चों। एक तो ना ये कॉल जो आती है ना वो नॉर्मली आती है। हाँ जी, तो 3 महीने मेरा बिजनेस सेटअप होता रहा, 3 महीने, ध्यान समझना। अब इन 3 महीनों के लिए ना, जब मैंने सारा चीज़ें अरेंज करी, मतलब कहीं ना कहीं दूसरी जगह बिजनेस सेटअप किया, मैंने अलग जगह बिजनेस सेटअप किया, वहाँ पे अपने स्टाफ को रखा, वहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी। तो इस 3 महीने को हम जनरली बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, हम बोल देते हैं इंडेमनिटी पीरियड। दैट मीन्स अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो सर आप इसे बोलोगे क्षतिपूर्ति समथिंग कुछ पीरियड बोलते हैं। मतलब कि आपका 3 महीने बिजनेस क्या रहा, अफेक्ट रहा,
मैं सिंपल अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलूं कि भैया मेरी फैक्ट्री में आग लगने के बाद मैं नेक्स्ट दिन से अपना एज यूजुअल काम नहीं कर पाता। मेरे साथ होता ये है कि मेरा इतना नुकसान हो जाता है कि उस नुकसान की भरपाई करते करते मेरे को कुछ टाइम लग जाता है, जिस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंडिमनिटी पीरियड, बोले तो अफेक्टेड पीरियड। क्या बोलते हैं? अफेक्टेड पीरियड। और इस अफेक्टेड पीरियड में ना मैं कहता हूं कि भैया अगर मेरा ये काम धंधा नॉर्मल चल रहा होता तो इसमें मैं टनाटन सेल करता, बट इस अफेक्टेड पीरियड में मैं प्रॉपर सेल नहीं कर पाया। मैं इस अफेक्टेड सेल पीरियड में प्रॉपर सामान नहीं बेच पाया। मैंने सारे कस्टमर को सामान नहीं, जो पिछले ऑर्डर थे वही निपटा पाया, नए ऑर्डर मैंने लिए ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब नया ऑर्डर कहाँ से लूँ, जगह ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री अभी रखी नहीं है, फैक्ट्री रिनोवेट हो रही है, अभी मशीन्स पूरी तरीके से सेटअप नहीं है, थोड़ी बहुत मशीन से काम चला रहा हूँ, पूरी मशीन सेटअप नहीं है। तो मैंने कहीं ना कहीं नए ऑर्डर्स लिए नहीं, पुराने ऑर्डर्स पे वर्क करता रहा और पुरानी जो भी नॉर्मल सेल थी वो करता रहा। क्लियर है? अब मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी जी सर आप तो इसकी तो बात कर रहे हो कि भैया जिस दिन फैक्ट्री हुई, जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी उस दिन का क्लेम तो आप दे दोगे। मैंने कहा बट व्हाट अबाउट अफेक्टेड पीरियड, जो मेरा पीरियड आगे टाइम तक अफेक्टेड रहा उस तक। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है इधर आइए। इंश्योरेंस कंपनी शुरू में जब मैंने क्लेम लिया होगा, जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तभी मुझसे कहेगी सर सुनो, इमेजिन करो कल को आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। मैंने कहा कैसी कैसी बात इमेजिन कर रहे हो? तो हाँ कह रहे, मैंने कहा काली जवान। कहता नहीं नहीं हमारे सामने इमेजिन करो, आप हमारे पास आए हो। मैंने कहा बताओ जल्दी से। कह रहा है आप इमेजिन करो कि आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। मैंने कहा जी बिल्कुल लग गई। कहता आप उस दिन जो सामान जलेगा उसका क्लेम मांगने आओगे? मैंने कहा बिल्कुल। कहता उसके बाद आपका बिजनेस कुछ टाइम तक अफेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल रहेगा। कह रहा उसमें आपको प्रॉफिट का नुकसान होगा? मैंने कहा जी हाँ रहेगा। कह रहा उस प्रॉफिट का भी क्लेम चाहिए क्या? मैंने कहा है। मैं एकदम आंखें खोल के मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, एक मिनट इधर दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? कहता सर आपके बिजनेस को आग लगने की वजह से जो पीरियड अफेक्ट रहा है उसमें जो सेल कम हुई है, जिस सेल को आपको नुकसान हुआ अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते, तो हम उस सेल का प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, उस सेल के प्रॉफिट का कंपनसेशन दे सकते हैं। मैंने कहा मालिक बताओ कैसे करना है, क्या करना है? कहता है सर हम आपका हाथ एक पीरियड फिक्स करेंगे, आप बताइए आपको कब तक लगता है, अगर आपकी पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको कब तक लगता है आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कितने टाइम लगता है? मैंने कहा सर मुझे लगता है 6 महीने, मुझे लगता है 6 महीने। तो मैंने कंपनी से, जो इंश्योरेंस कंपनी से, उससे पॉलिसी ले ली कि बिजनेस को अगले 6 महीने तक, बिजनेस जब तक अफेक्ट रहेगा उस पीरियड का जितनी भी सेल का नुकसान होगा वो नुकसान कौन बियर करेगा? उस प्रॉफिट को इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने अपने आप को 6 महीने तक क्या करा लिया, इंडिमनिटी पीरियड को, मतलब दैट इज मैंने 6 महीने तक अपने को क्या करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। अब जरूरी नहीं है मेरा बिजनेस 6 महीने ही अफेक्ट रहे, मेरा बिजनेस 3 महीने रहा, मेरा बिजनेस 4 महीने रहा, मेरा बिजनेस 6 महीने से ज्यादा रहा। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो एक्चुअल पीरियड अफेक्टेड रहा है और 6 महीने, विच एवर इज शॉर्टर। मतलब अगर आपका बिजनेस 3 महीने अफेक्टेड रहा है तो 3 महीने का हम कंपनसेशन देंगे आपको, आपका 4 महीने रहा है तो 4 महीने का दे देंगे, आपका 9 महीने रहा है तो हम 6 महीने का ही देंगे। क्लियर है? हम 6 महीने का। सर ये कैसे पता चलेगा कितने पीरियड अफेक्टेड रहेगा? सर वो आपकी, देखो ये जजमेंटल वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, ये जजमेंट मेरे से मत पूछना कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हमारा पीरियड कब तक अफेक्ट रहा है। सर आपकी फैक्ट्री रिनोवेट हो चुकी है, आप नए ऑर्डर ले रहे हो, आपने रिबन कट कर दिया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब आप प्रॉपर नए नॉर्मल बिजनेस पे आ चुके हो, अब आप अपने नए ऑर्डर्स ले रहे हो, दैट मीन्स वो मान लेंगे कि भैया आपका सेटअप हो गया। ये जजमेंटल एरिया है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूंगा मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन बताएगा कि हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी में पीरियड लिया है वो 6 महीने लिया है, फिर वो नीचे बोलेगा हमारा पीरियड अफेक्टेड कब रहा, ये क्वेश्चन बता देगा। तो अगर वो पीरियड अफेक्टेड जो रहा है वो मेरे इंश्योरेंस पीरियड से कम है तो भैया मैं उतने पीरियड के लिए काम करूंगा, और उससे ज़्यादा है तो जितना इंश्योरेंस पीरियड है उतने के लिए ही काम करूंगा। वैसे मजे की बात है, मेरे कोई भी क्वेश्चन में मेरा इंडेमनिटी पीरियड मेरे इंश्योरेंस पीरियड से एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब हमें पाती उतने पीरियड की होगी जितने पीरियड हमें नुकसान हुआ है, और वो पीरियड हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। बट मैंने एक बात कवर करी, मैंने कहा सर मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम में मेरा इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2 पॉलिसी बताएगा, कहेगा एक तो जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी उस दिन गुड्स का नुकसान होगा उसका पॉलिसी ले लो, और दूसरा आपके आने वाले पीरियड को अफेक्टेड रहेगा, उसकी जो सेल अफेक्ट होगी उसके प्रॉफिट का भी आप पॉलिसी हमसे ले सकते हो। और अगर मैं उसको लेता हूं तो मुझे उनको एक पीरियड बताना पड़ेगा, इतने पीरियड के लिए मैं अपने को सिक्योर कराऊंगा, उस पीरियड में जितना भी मेरा पीरियड अफेक्टेड रहेगा उस पीरियड के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगूंगा, क्लेम मांगूंगा। बात समझ आ रही? इस क्लेम को हम बोलेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस पीरियड में जो भी क्लेम मांगूंगा वो बोलूंगा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, और मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? बात समझ आई? मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं समझाया कि क्लेम कैसे निकालना है, बस मैंने ये समझाया कि मैं किस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ।
जी हाँ सर, कोई बात नहीं। अब मैं शुरू करता हूँ, अब ध्यान सुनना, लिखना नहीं अभी भी। मैंने कहा सपोज आप समझना, आपको 2 साल का डेटा दिया है, 1 अप्रैल 2021 और फिर ये खत्म हुआ 31 मार्च 22। आपका ये प्रीवियस ईयर है, टनाटन टाइम चला, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये करंट ईयर शुरू हुआ और शुरू होते ही आपके लिए सर कहीं ना कहीं 10 अगस्त 2022 को आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। दैट इज ये फैक्ट्री में यहाँ पे क्या लग गई, डेट ऑफ फायर। ठीक है, ये देखो मैं फिर से आग लगाऊंगा, टें 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 टें, ये फैक्ट्री में आग लग गई। क्लियर है। और आपका बिजनेस 3 महीने तक, दैट मीन्स कह सकता हूँ 10 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर तक, 10 नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022 तक आपका बिजनेस क्या रहा है, अफेक्ट रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जाके बिजनेस क्या हुआ है, रीसेटअप हुआ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 3 महीने हैं, ये जो 3 महीने का बिजनेस है, ये 3 महीने मेरा क्या रहा है, अफेक्टेड पीरियड। ये 3 महीने क्या रहा है, अफेक्टेड पीरियड। कितना महीने, 3 मंथ्स। ये मंथ्स 3 मंथ्स का आपका क्या रहा है, अफेक्टेड पीरियड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 महीने में ध्यान सुनना, अब होगा क्या, हम कैसे निकालेंगे इस 3 महीने का। मैं क्लेम मांगूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ कैसे बात करेगी, वो कहेगी पहले ये बताओ आपने क्या इन 3 महीने में, जो ये 3 महीने हैं, क्या इन 3 महीने में आपने कुछ भी सामान बेचा। मैंने कहा सर सामान तो बेचा है, थोड़ी बहुत तो सेल करी है, प्रीवियस ऑर्डर वगैरह जो थे उनको कंप्लीट करा है और उनका सामान बेचा है। कह रहा कितने का सामान बेचा। मैंने कहा एक्चुअल सेल जो मैंने करी है, वो एक्चुअल सेल जो करी है इस पीरियड में, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड। ध्यान से सुनते रहना, लिखना कुछ नहीं है, ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड। मैंने कहा सर अफेक्टेड पीरियड में जो ड्यूरिंग द सेल करी है मैंने, वो करी है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की। कितने की एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए की मैं सेल कर पाया पूरे अफेक्टेड पीरियड में, सिर्फ 1 लाख की सेल कर पाया। कहता ठीक है। अब इस 1 लाख को मैं आपसे, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगर आपका बिजनेस सही तरीके से चलता तो बताओ कितनी कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड सेल क्या है। दैट मीन्स आप 10 अगस्त 22 से लेके 10 नवंबर में अगर कुछ नहीं होता तो आप कितनी सेल कर पाते। मतलब 3 महीने की आपकी ऑन एन एवरेज अफेक्टेड नहीं होता तो नॉर्मल सेल कितनी होती। मैंने कहा नॉर्मल सेल कैसे बताओ, वो तो हुई नहीं। कहता कोई, अब आप ही से मैं, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट मेरे सामने बैठे हैं भाई, ज्ञान के पंडित, बताओ जल्दी, अगर मुझे इन 3 महीनों की एक नॉर्मल सेल एस्टिमेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। बच्चा कह रहा है सर पिछले 3 महीनों की देख लो। भाई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी अगर मैं पिछले 3 महीनों की। बच्चा कह रहा है 10 अगस्त से पहले लास्ट 3 महीनों की सेल देख लो, उससे पता चल जाएगा कि अगले 3 महीने की। नहीं सर दिक्कत हो जाएगी, मेरा बिजनेस सीजनल है, मेरा बिजनेस सीजनल है सर। मेरा बिजनेस एसी वगैरह का है, तो 10 अगस्त से पहले तो टनाटन सेल हो रही होगी मेरी एसीज वगैरह की, लेकिन 10 अगस्त के बाद टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, लोग एसी खरीदना और यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो सर मेरा बिजनेस तो अफेक्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स जो आप पिछले की बोलोगे वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें सर, आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर में जाओगे। कहाँ जाओगे, प्रीवियस ईयर में, और सेम पीरियड, जो पीरियड आपका अफेक्टेड रहा वही सेम क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड आप पिछले साल का देखोगे। आप बोलोगे भाई पिछले साल 10 अगस्त 2021 से लेके 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021 तक जो ये है, ये आपका सेम, इसका प्रीवियस, इसे बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड। क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड जो आपका आएगा, क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड इन प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सेम। उस साल में सेल कितनी थी, आप बोलोगे ये क्या थी, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। ये हमारे लिए क्या रहेगी, एक तरह का कि हमें कम से कम पिछले साल अगर इतनी हुई है इस पीरियड में, तो इस साल भी इतनी तो होनी चाहिए थी ना यार। बात जेन्युइन लग रही है, नहीं लग रही, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है कि सर अगर 10 अगस्त से 10 नवंबर तक पिछले साल मैंने सपोज 5 लाख की सेल करी, मैंने कितने की सेल करी, 5 लाख की सेल करी, और भाई पिछले साल का डेटा तो होगा ना, बिल्कुल डेटा है सर। तो पिछले साल अगर मैंने इसी 3 महीने में 5 लाख की सेल करी है, तो मुझे लगता है कम से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए था ना यार। और अगर मुझे लगता है, सर ध्यान सुनना, मैंने कहा 5 लाख, मुझे लगता है कि भैया इस साल ना, मेरे को लगता है कि सेल में मेरा ट्रेंड है, वैसे मैं बात करूंगा, मैं कहूँगा मुझे लगता था कि भैया पिछले साल से मेरी इस साल सेल 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे लगता था कि भैया मैंने जो पिछले साल सामान बेचा है उससे इस साल 10% की डिमांड एक्स्ट्रा आ रही है, कि मतलब अगर मैं पिछले साल 1 लाख की करता था तो इस साल उसी महीने में 1,10,000 की होने वाली है। तो इसका मतलब अगर पिछले पीरियड की एक्चुअल सेल 5 लाख है, तो मैं बोलूँगा इस पीरियड की अगर स्टैंडर्ड सेल निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 लाख प्लस 10%, 5 लाख प्लस ट्रेंड। अभी ट्रेंड 10% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को लगता है 5,50,000 की सेल मेरी होनी चाहिए थी। बात समझ आ रही है,
ट्रेंड सेल पर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने जीपी पे ट्रेंड देखा था, अभी किस पे देख रहे हैं, सेल पे ट्रेंड देख रहे हैं। मैंने कहा भैया प्रीवियस ईयर की क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड, जो जिस ईयर में हम अफेक्ट हुए हैं उसी पीरियड को हम पिछले साल में देखेंगे, उसकी सेल उठाएंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे टूवर्ड द ट्रेंड कि हम करंट ईयर में क्या कर रहे हैं, करंट ईयर में हमारी पिछले साल से सेल बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हम एक स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे और उस स्टैंडर्ड सेल को हम अपने एक्चुअल अफेक्टेड पीरियड की सेल से कंपेयर करेंगे। आप बताओगे कितनी सेल कम आई है, जो कम आई है उसे बोलेंगे शॉर्ट सेल। कितनी आई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 4.5 लाख की हमें नुकसान हुआ है, 4.5 लाख की सेल हमारी नहीं हो पाई, 4.5 लाख की सेल हमारी नहीं हो पाई। अब 4.5 लाख की सेल ना होने से मुझे नुकसान क्या हुआ, 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। द आंसर इज नो। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि सर ये कैलकुलेटर 100 रुपए का है और इसे मैं 120 में बेचता हूं, कितने में बेचता हूं, 120 में, तो मैं ये नहीं बेच पाया, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ, पूरा 120 का हुआ। नहीं, ये कैलकुलेटर भी तो कहीं नहीं गया, 100 का 100 मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ। मैं बोलूंगा ये 100 रुपए की चीज मैं 120 में बेच पाता, तो 100 की चीज तो कहीं नहीं गई, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आने वाला था वो नहीं आया, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आने वाला था वो नहीं आया। दैट मीन्स कि आपकी शॉर्ट सेल 4.5 लाख की, ये नुकसान नहीं है। इस 4.5 लाख पे अगर मैं बोलूं कि मैं जीपी 20% कमाता, मैं कितना कमाता, 20%, तो इसका मतलब मैं 90,000 रुपये कमाता, जो मैं कमा नहीं पाया, जो 90,000 में नहीं कमा पाया। दैट मीन्स ये 90,000 का मुझे क्या है, प्रॉफिट का नुकसान है, और मैं इस नुकसान को क्या मांगूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगा कि भाई साहब मुझे क्लेम चाहिए। मुश्किल है क्या, नहीं, जल्दी बोलो। हमें क्या होगा, क्वेश्चन में हमें अफेक्टेड पीरियड की एक्चुअल सेल दे देगी, बिल्कुल दे देगा। हमें उसी पीरियड की सेल पिछले साल ढूंढनी है, पिछले साल ढूंढेंगे, और पिछले साल में अगर इस साल से कोई ट्रेंड वगैरह है तो हम ट्रेंड में एडजस्ट कर देंगे, प्लस माइनस हमारी शॉर्ट सेल निकलेगी, उस शॉर्ट सेल पर जीपी लगाऊंगा तो मेरा जीपी आ जाएगा कि मैंने इतनी प्रॉफिट नहीं कमा पाया, और वही प्रॉफिट मेरा नुकसान है, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, अच्छी बात, यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ जी, बट एक दिक्कत है, काश ये इतना आसान होता, काश ये टॉपिक इतना आसान होता मेरे बच्चों, तो मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आपको होमवर्क में दे देता या आज ही ख़त्म कर देता। मैं कहता मेरे बच्चा बहुत होशियार है, बट सर इसमें दिक्कत है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया आपके जीपी पे हम बिलीव नहीं करते। ईडा जो है हमारा इंस्टीट्यूट, ईडा बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कहता है कि भैया आपका जो जीपी है, जो आप ये जीपी रेट 20% निकाल रहे हो, सर ये जीपी पे हमें बिलीव नहीं होता। हमने पिछली बार जीपी निकलवाया, यूज़ करवाया, इतनी मिन्नतें करी, तब जाके जीपी आपका निकल पाया सेल पर, हमें इस जीपी पे बिलीव नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया इस बार हम आपके प्रॉफिट की भरपाई करने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, कहती है सर जीपी जो आप निकालते हो ना, वो निकालते हो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ये जीपी रेट निकलता है, ये निकलता है एज पर अकाउंट्स, ये निकलता है एज पर अकाउंट। पर वो कहता है सर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब हमारे लिए ये जीपी का रेट यूज़ नहीं होगा। तो सर क्या यूज़ होगा, वो कहता है जीपी का रेट जो यूज़ होगा उसका एक फॉर्मूला आएगा, वो यूज़ करेगा नेट प्रॉफिट। है सर नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो बोलना चाहिए। कहता सुनो तो, नेट प्रॉफिट प्लस कुछ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल। मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का जीपी और ये जितने आपने खर्चे इंश्योर्ड रखे हैं वो इनटू 100। सर ये क्या बवाल है, ये जीपी है एज पर इंश्योरेंस, ये जीपी है एज पर इंश्योरेंस, और आपको यही यूज़ करना है, आपको यही यूज़ करना है। अब ये है क्या लफड़ा, मेरी बात समझना सर। सर आप मुझे बताना, आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, बिल्कुल बचपन से बनाते आते हो। आप कहते हो सर हम यहाँ से निकालते हैं 2 जीपी, ठीक है, 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट से ही हम लोग क्या करते हैं, मेन जीपी निकालते हैं। बट उसका मानना है कि सर हम आपके ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं भरपाई करेंगे, हम आपके ग्रॉस प्रॉफिट को भरपाई नहीं करेंगे। हमें आप ना बताइए कि आप कौन सी खर्चों को इंश्योर कराने वाले हो। जीपी का मतलब पता है, जीपी से क्या होता है, एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट आप डालते हो पीएनएल में और इसमें खर्चे माइनस करना शुरू करते हो। आप यहाँ से सैलरी माइनस करते हो, आप यहाँ से इंटरेस्ट माइनस करते हो, आप यहाँ से डिस्काउंट माइनस करते हो, आप यहाँ से बाकी खर्चे भी होते हैं जैसे बैड डेट वगैरह हो गया, कोई और खर्चा हो गया, जो लास्ट बचता है फिर बचता है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जीपी आपके सारे खर्चों की रिकवरी है। ये जीपी से आप अपने सारे खर्चे रिकवर करते हो और उसके बाद आपकी जेब में बचता है नेट प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपके सारे खर्चों का बेड़ा नहीं उठाने वाले,
हम सारे खर्चों को आपको रिकवरी नहीं देने वाले। हम आपके रिकवरी जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ खर्चों की देंगे। दैट मीन्स कौन से खर्चे? कहता है आपने जो अल्टीमेट पिछले साल नेट प्रॉफिट कमाया था, जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपकी जेब में जो बचा था, हम उसको तो देंगे ही देंगे। क्लियर है? दैट मीन्स इस बार आपको ये नहीं मिलने वाला जीपी। जीपी का मतलब है आपके अभी सारे खर्चे इंश्योरेंस कंपनी झेलेगी। याद करो ना, जीपी से आप सारे खर्चे निकलते हो। कहता है ना जी ना, हम खर्चे वर्चे नहीं उठाने वाले आपके, हम तो आपका प्रॉफिट इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो प्रॉफिट इंश्योरेंस का मतलब है ये जीपी रेट का जीपी मतलब नहीं है। ये जीपी का मतलब है आपकी जेब में जो आया, आपकी जेब में अल्टीमेट जो बचा, हम वो आपको दे देंगे। मैंने कहा ओ, मतलब आपकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप मुझे जीपी नहीं दे रहे हो, आप मुझे दे रहे हो नेट प्रॉफिट कि खर्चे आप देखो, खर्चे देखने के बाद जो आपको जेब में बचा था उतना अमाउंट हम आपको दे देंगे कि भाई चलो भाई 4.5 लाख रुपए की सेल में से आपको अगर 20% जीपी कमाते हो, सारे खर्चे माइनस करने के बाद 5% आपका नेट प्रॉफिट आता है, तो हम आपके 5% की भरपाई कर देंगे। बोले तो आपकी पॉकेट में जो बच रहा था वो पॉकेट में आपको वापस कर देंगे। मैंने कहा फिर आपने बोला ये क्या है? आपने बोला कि हाँ ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फिक्स नेचर के और एक होते हैं वेरिएबल नेचर के। कॉस्टिंग में पढ़ रखा है, हाँ जी। फिक्स खर्चे लाइक सैलरी हो गया, रेंट हो गया, जो भी ये खर्चे हैं, फिर डेप्रीशिएशन हो गया, ये खर्चे क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। वेरिएबल क्या हो गए? सर कमीशन ऑन सेल हो गया, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई रॉयल्टी ऑन कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेप्ट हो गया। ये एक तरह के वेरिएबल खर्चे हैं। ये एक तरह के क्या है? वेरिएबल खर्चे हैं। क्वेश्चन कहता है, मेरा इंश्योरेंस कंपनी कहता है वेरिएबल खर्चों की तो कुछ पता नहीं आज हैं कल होंगे या नहीं होंगे। भाई बैड डेप्ट का खर्चा आपको नेट प्रॉफिट दे दिया एक तो हमने, उसके बाद भाई बैड डेप्ट का मुझे नहीं पता इस साल हो रहा, अगले साल एक्चुअल में कितना होगा पता नहीं। आपका एडवर्टाइजमेंट इस साल हो रहा है, अगले साल कितना होगा पता नहीं। पर हाँ, कुछ खर्चे फिक्स्ड हैं, कुछ खर्चे क्या हैं? फिक्स्ड हैं। हम उन फिक्स खर्चों को भी आपको दे देंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जेब में जो बच रहा है वो भी दे देंगे आपको। प्लस हम कुछ फिक्स खर्चे, वेरिएबल नहीं, फिक्स बोले तो स्टैंडिंग चार्जेस हम आपको दे देंगे। पर आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से चार्जेस, कौन कौन से फिक्स खर्चों को इंश्योर कराने वाले हो। दैट मीन्स जितने खर्चों को इंश्योर कराओगे डेफिनेटली उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा। मैंने कहा भाई मैं अपने रेंट को इंश्योर कराने वाला हूँ, मैं अपनी एम्प्लॉय की सैलरी को इंश्योरेंस कराने वाला हूँ, मैं अपने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन को इंश्योर कराने वाला हूँ। दैट मीन्स जो भी स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस है, उन पे जितनों को मैंने इंश्योर कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है एक तो जो आपकी पॉकेट में बचा, जो आपकी पॉकेट में फाइनल में बचा वो देंगे हम, प्लस आपके जो फिक्स खर्चे जो आप हमसे इंश्योर करा रहे हो वो खर्चों की रिकवरी हम आपको दे देंगे सेल के बेसिस पर। तो मतलब जितनी भी आपको शॉर्ट सेल होगी, उस शॉर्ट सेल के बदले आपको कितनी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, उसमें जितना नेट प्रॉफिट का पोर्शन है वो मिल जाएगा आपको, और जितना आपका फिक्स खर्चों का जो इंश्योर कराया उसका जितना पोर्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स उतना अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। पूरा जीपी नहीं रिकवर करके देंगे। बात समझ आ रही है? जी हाँ सर। तो हमने बोला कि क्या क्या बातें हो गई। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हमने बोला कि अगर क्वेश्चन में लॉस ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा पीरियड कितना अफेक्टेड है। उस पीरियड जो अफेक्टेड है उसमें देखेंगे हमारी सेल कितनी है, जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड। फिर उसी पीरियड को पिछले साल ढूंढेंगे, करॉस्पॉन्डिंग पीरियड को, कि प्रीवियस ईयर में कितनी सेल थी, वो हमारी बनेगी स्टैंडर्ड सेल। अगर पिछले साल से इस साल में कोई ट्रेंड है प्लस या माइनस, तो हम एडजस्ट करेंगे, तो हमारी एक्चुअल स्टैंडर्ड सेल आ जाएगी या एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल आ जाएगी। उसको एक्चुअल सेल से कंपेयर करेंगे। जो अगर ज़्यादा हो गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, अगर कम हुई तो शॉर्ट सेल आएगी, उस शॉर्ट सेल पे हम जीपी लगाएंगे। जीपी हम अपना जीपी रेट नहीं लगाएंगे अकाउंट्स वाला, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से जीपी रेट निकालेंगे। बेसिकली जीपी रेट का मतलब यहाँ पे कितना है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दो चीज़ों की रिम्बर्समेंट देगी, एक तो आपको नेट प्रॉफिट देगी पिछले साल का, और एक आपका कुछ खर्चे जो फिक्स नेचर के हैं उनका इंश्योर करा देगी। जो बाकी फिक्स खर्चे बचे वो अनइंश्योर्ड बचे तो आपको इंश्योर्ड खर्चों का रिकवरी दे देगी। तो उस पे के बेस पर हम एक जीपी रेट निकालेंगे, उस जीपी रेट को हम सेल पे निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा इतना प्रॉफिट है जो हमें नुकसान हुआ है, और उस प्रॉफिट के नुकसान के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगेंगे, क्लेम मांगेंगे। आ रही है बात समझ में? जी हाँ, क्लियर है। ये मैंने पहली बात समझाई। काश इतनी बात और होती, काश यही बात होती तो कितना अच्छा होता है ना सर। अभी भी बात खत्म नहीं। इंश्योरेंस कंपनी से हम कहेंगे भाई साहब सुनो, सर मेरी बात सुनो। हम कहते हैं ध्यान से सुनते जाना बेटा, बात सुनने की है, क्योंकि एक बार मैं बता दूंगा फिर खत्म ये चैप्टर, फिर तो प्रैक्टिस करनी है। लास्ट बात, सर आप इंश्योरेंस कंपनी से इस बार आपने बोला लॉस ऑफ प्रॉफिट जब आप मांगोगे
लॉस ऑफ प्रॉफिट का जब आप क्लेम मांगोगे तो आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। एक तो आप कह रहे हो कि जो हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, जिस पे मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ, बस लिखवाना है, मैं इसको डिस्कस कर दिया, मैंने ये डिस्कस कर दिया। प्लस आप बोलोगे सर इसी में एक चीज़ और मांगेंगे, एक चीज़ और मांगेंगे। क्या मांगेंगे सर? एक चीज़ और क्या मांगेंगे सर? और मांगेंगे भाई एक बात बताओ, आपने जो ये पीरियड में 3 महीने, जो आपको ये पीरियड में 3 महीने आपने ये करा, क्या आपको ये सीधा सीधा नॉर्मल आपने ये से मतलब दैट इज़ आपको बिजनेस फैक्ट्री में आग लगी, अब आग लगने से आपका बिजनेस तो अफेक्ट हुआ, आप सेल नहीं अफेक्ट कर पाए, बट क्या आपकी जेब से कुछ एडिशनल खर्चे नहीं हुए? मैंने कहा सर एडिशनल खर्चे जैसे कि, मैंने कहा भाई फैक्ट्री पूरी जल गई, फैक्ट्री पूरी जल गई तो हमें एक अलग से रेंट पे स्पेस लेना पड़ा, ताकि वहाँ पे जाके कुछ प्लांट एंड मशीनरी जो बची हुई हैं, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अलग से प्रोडक्शन वहाँ पे चली। ठीक है, कुछ सामान हमने और एडिशनल परचेज़ किया। ठीक है, जो हमने एडिशनल परचेज़ किया और वो जल्दी में परचेज़ किया, क्योंकि हमें पुराना माल मटेरियल तो जल गया था, तो हमें जल्दी से ऑर्डर पूरा करना था, तो मैंने सामान खरीदा, हो सकता है वो मुझे हायर प्राइस पे मिला हो। ठीक है, हो सकता है मुझे हायर प्राइस पे मिला हो। फिर मैंने कुछ और स्टाफ एडिशनली लगाया, ताकि कुछ स्टाफ, 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक तो मेरी ओल्ड फैक्ट्री में रहेगा जहाँ पे जो पुराना काम चल रहा है वहाँ पे भी स्टाफ रहेगा, और एक नई जगह ली है वहाँ पे भी नया स्टाफ रहेगा, ताकि मुझे कुछ एडिशनल स्टाफ रखना पड़ा। नई मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ा, और वहाँ तो जो मेरी ओल्ड फैक्ट्री है वहाँ तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जा ही रही थी, नई इलेक्ट्रिसिटी नए स्पेस में नई इलेक्ट्रिसिटी हुई, और नए स्पेस को रिनोवेट कराने, मतलब नए स्पेस को 3 महीने 4 महीने अपने लिए काम करने लायक तो बनाना पड़ा। तो इसका मतलब मेरा कुछ और एक्स्ट्रा काम, दैट मीन्स मेरे लिए कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे आए। क्लियर है? इसे हम बोलेंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो थी वो इन 3 महीने में इंक्रीज हो गई। मेरी वर्किंग एक्सपेंडिचर जो थे, जो मेरे डे टू डे बिजनेस खर्चे थे, वो खर्चे मेरे इन 3 महीने में बढ़ गए, क्योंकि मुझे एडिशनल वर्क करना पड़ा। तो जो मेरा एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम वो भी देंगे आपका। भर के देखो कितनी अच्छी है इंश्योरेंस कंपनी, दैट मीन्स आपको हर तरीके से फुल कर रही है, बट हर तरीके से प्रीमियम भी मांग रही हो। जितने ज़्यादा क्लेम बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि सर कोई बात नहीं, आप ये बताइए आप प्रॉफिट का नुकसान मांगेंगे। एक्चुअल में जो आपका एडिशनल कॉस्ट आई है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग आई है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग आई है ड्यूरिंग ये अफेक्टेड पीरियड में, वर्किंग ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, उसको भी हम क्या देंगे, उसको भी हम दैट इज ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, उसको भी हम क्या देंगे, यहाँ पर क्लेम देंगे, उसको भी हम क्या देंगे, क्लेम। और उसको क्लेम निकालने का इन्होंने बोला कि हम देंगे क्लेम, 3 चीज़ें हैं, विच एवर इज लोअर। क्लेम जो निकलेगा इसका अलग तरीके से निकलेगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आराम से नोट करेंगे और आराम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला तरीका कह रहा है जो एक्चुअल आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, लास्ट पॉइंट है वो जितना आपका एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, हम वो। दूसरा, आपने इन खर्चों की वजह से ही, अगर आप ये खर्चे नहीं कर पाते तो आप अफेक्टेड पीरियड में 1 रुपए का भी सामान नहीं बेच पाते। सोचो ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं अगर ये एडिशनल स्पेस नहीं लेता तो मेरे बच्चे, मैं इस फैक्ट्री में, जो ये जली हुई फैक्ट्री है, इसमें मैं 3 महीने तक एक पत्ता भी नहीं हिला सकता था। तो ये जो मैंने एडिशनल खर्चे किए, इसी की वजह से मैंने सेल करी, इसी की वजह से सेल हुई, इसी की वजह से मेरी सेल हुई है, जो भी हुई है। हो सकता है आप कहो कि नहीं भैया हम 50,000 की तो वैसे ही बेच सकते थे, मतलब एडिशनल खर्चे करने के बाद हमने 50,000 और बेच दिया। तो जो भी आपने सेल करी है, एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, और ये सेल क्यों हुई है अफेक्टेड पीरियड, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, कहता है उस पर मल्टीप्लाई बाय इनटू जीपी रेट। और ये जीपी रेट जब मैं बात करूंगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाला होगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये एक तरह का अमाउंट निकलेगा। सर ये क्या है, मैं बस लिख रहा हूँ, अभी आप सुनते रहना। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो क्या क्या आएगा, फर्स्ट आएगा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, फिर आपको सेकंड उसने बोला, कहता है क्या, जो आपकी शॉर्ट सेल है, जो आपकी शॉर्ट सेल क्या ना बोले तो एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, आराम से पेशेंस के साथ में, बेटा पेशेंस रखना, अफेक्टेड पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर,
मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट जो इंश्योरेंस कंपनी ने निकाला है, जो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से निकला है, ठीक है ये। और तीसरा इन्होंने बोला, कहता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट, हैं सॉरी क्या बवाल है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडर्ड चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये हम एक प्रोपोर्शनेट करेंगे तो ये आएगा। कहता है इन तीनों अमाउंट में से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा उतने का आपको इंश्योरेंस क्लेम देगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दैट मीन्स यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली हैं, दो चीज़ें अभी मैंने समझाया नहीं, मैंने कहा दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात समझनी है, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा, प्लस अगर आपने कुछ एडिशनल खर्चे किए हैं इस सेल को करने के लिए तो उन एडिशनल खर्चों का भी क्लेम निकाला जाएगा। और वो क्लेम कैसे निकाला जाएगा, ये तीन कंडीशन निकाली जाएंगी। इन तीन कंडीशन में जो अमाउंट आएगा उसमें जो भी विच एवर इज लोअर होगा वो आपको मिला के, तो आपको टोटल क्लेम कितना मिलेगा, एक तो ये बी और एक ये ए, इन दोनों को मिला के टोटल ये आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम, कि आपको इतना क्लेम आप मांग के चलोगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको लिखवा देता हूँ, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं अलग से अभी डिस्कस करूँगा, इस पर टाइम लगाऊंगा। अभी एक काम करते हैं, पहले इतनी बातें जितनी करी हैं वो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर, अब ना हमारे साथ ओवर ज़्यादा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डिस्कस करोगे। तो डालो टॉपिक बी पॉइंट, लिखो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से क्लेम निकालेंगे हम। फर्स्ट आप लिखा लोगे क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू शॉर्ट सेल। तो पहली चीज़ तो ये निकालोगे, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट शॉर्ट सेल, फाइंड आउट शॉर्ट सेल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल ये क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, corresponding period of affected period of affected period in previous year, in previous year जो भी है उसकी डालोगे। इसमें आप प्लस माइनस करोगे ट्रेंड, ठीक है, जो भी होगा ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। इसमें से माइनस करोगे एक्चुअल सेल ऑफ अफेक्टेड पीरियड, एक्चुअल सेल ऑफ अफेक्टेड पीरियड, अफेक्टेड पीरियड आपकी आ जाएगी शॉर्ट सेल, ये आ जाएगी शॉर्ट सेल। ठीक है, अभी इसके नीचे कंटिन्यू करूँगा मैं स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पहले आप यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखो, सेकंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपकी जो वर्किंग कैपिटल बोले तो बिजनेस को डे टू डे रनिंग चलाने में आपका खर्चा बढ़ गया, उसका भी क्लेम मांगेंगे। तो आप बोलोगे उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा लोअर ऑफ ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। वैसे पता है ये ए पॉइंट तो बेकार है क्योंकि नीचे ना इसको प्रोपोर्शनेट करेगा तो वो हमेशा ही कम आएगा, पर ठीक है अभी लिख रहे हैं एक्चुअल सेल ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर
मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, ठीक है। और तीसरा आप बोलोगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय एएटी, एएटी इंटू जीपी रेट। एएटी बोले तो जीपी रेट, मतलब अभी मैं एएटी को नीचे डिफाइन करूँगा और यहाँ पे डिवाइड करोगे एएटी इंटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। हाँ जी, तो इन तीनों में से जो भी लोअर होगा ए बी सी में वो करेंगे। वैसे इसकी बात अभी अलग से करूँगा, ये पॉइंट अभी अलग से डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आप लिखोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालोगे, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट। और वो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे जितने की भी शॉर्ट सेल है, जितनी भी शॉर्ट सेल है उसे मल्टीप्लाई करोगे जीपी रेट से, मल्टीप्लाई करोगे जीपी रेट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब दो चीज़ें मुझे डिफाइन करनी है, एक तो जीपी रेट डिफाइन और एक एएटी क्या होता है ये डिफाइन करना। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें, बाकी तो मैं कर चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। शॉर्ट सेल में स्टैंडर्ड सेल आपको क्वेश्चन में पता ही चल जाएगी, एक्चुअल सेल में बता ही चुका हूँ, और एडिशनल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन बता देगा। जीपी रेट अभी बात कर लेते हैं, और एएटी। दो बातें मुझे करनी है। पहले आप मुझे बताएंगे यहाँ तक बातें लिख ली हैं या नहीं लिखी हैं। मैंने आपके सामने दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेकिन जिसमें से एक सेकेंड वाला टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया है। लिखवा जरूर दिया है, पर उस पर डिस्कशन करना बाकी है कि वो 3 पॉइंट में क्या है और वो क्या लॉजिक है उसके पीछे का, ठीक है। आप जल्दी बताएंगे, यहाँ तक बात लिख ली हो तो आगे चलें हम लोग, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, चलो भाई यहाँ तक तो लिख चुके हैं। अरे रे रे सॉरी, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। इसमें नोट डालो, नीचे डालो नोट, नोट सबसे पहला जीपी रेट, ठीक है। एज पर लिखो जल्दी से, एज पर, अरे एक सेकेंड आप लिखो, मैं बस 2 मिनट दो मुझे। हेलो, हेलो, हाँ जी। लिखना है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस, हेलो क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आएगा प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट आएगा, प्रीवियस ईयर सेल डालोगे, प्रीवियस ईयर सेल डालोगे, तो ये करोगे इंटू 100, तो ये आपका जीपी रेट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन बता देगा कि इंश्योर्ड क्या है। जनरली आप बोलोगे कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में आपके जो आएंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में जो हैं वो क्या होते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो मैं बोलूँगा सर स्टैंडिंग चार्जेस लाइक फिक्स एक्सपेंस, ठीक है, विच आर इंश्योर्ड। तो इसमें अगर एग्जांपल बोलूँ, फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप बोलोगे जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, रेंट हो गया और डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। ये सारे खर्चे क्या हो गए, ये एक तरह के क्या हो गए, एक्सेट्रा, ये इंश्योर करा लेती है कंपनी जनरली, ठीक है। तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा एएटी, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ये क्या है सर, इसके बारे में भी मैंने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया, बस लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सेल ऑफ 12 months preceding Okay. preceding the date of fire,
डेट ऑफ फायर आफ्टर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड ठीक है। इसकी बात अलग अलग से करेंगे कि ये एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर क्या है। मैंने आपको एक तरह का नोटिंग करवा दी सारी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बातें शुरू करते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो, मैं तब तक कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए फटाक से, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। सर जी आप निकालिए क्वेश्चन, ओके। और ये मैंने निकाल लिया है क्वेश्चन यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन देखें। हाँ जी चलो जी देखना मेरे साथ। हाँ जी एक एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा जल्दी से मेरे साथ में। एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू या फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ध्यान से सुनना। सर अपने को क्वेश्चन ने बोला है कि अपने को जो डेट ऑफ फायर है, फैक्ट्री में आग जो लगी है वो लगी है सपोज़ कब लगाते हैं आग लगाते हैं हम जल्दी से 20 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और आपका बिजनेस जो अफेक्टेड रहा है वो अफेक्टेड रहा है 20 अक्टूबर 2010 से लेके 22 से लेके टिल कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर ने नवंबर से दिसंबर, दैट मीन्स 19 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। अच्छा और आपका जो इंडेमनिटी पीरियड था वो कितना था, वो था आपका क्वेश्चन में जो आपका था वो था आपका 3 मंथ्स। तो वो 3 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड आपने इंश्योर कराया था। आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट जो था वो था आपका, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ₹50,000 का, ठीक है। 50,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी। वैसे क्लेम अभी नहीं निकाल रहा अभी, वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का मुझे काम भी नहीं है, बट पॉइंट इज़ कि मैंने बात करी क्योंकि अभी तो हम सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि सेल ड्यूरिंग द पीरियड 20 अक्टूबर 2022 से लेके टिल 19 दिसंबर 2022 तक थी 50,000 की। और सेल अगर मैं बात करूं, सेल ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2021 की 20 अक्टूबर 2021 की टू 19 दिसंबर 2021 से ये थी आपकी सपोज 2,80,000 की, ठीक है। आपको कह रहा है सेल जो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ड्यूरिंग द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 तक जो थी वो थी टोटल 7 लाख की, ठीक है। टोटल कितने की थी 7 लाख की। और आपको बोल रहा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वो था हमारा 1,30,000 का। और आपको कह रहा है स्टैंडिंग चार्जेस जो थे वो थे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो हैं कितने ले लेते हैं 40,000। इनमें से कह रहा है आउट ऑफ 75% अनइंश्योर्ड, 75% क्या है अनइंश्योर्ड है, ठीक है। अनइंश्योर्ड है दैट मीन्स ये इंश्योर्ड नहीं है, 75% अनइंश्योर्ड है, क्लियर है। तो सेल आ गई, ये सेल हो गई और तो कुछ नहीं। आपको कह रहा है ट्रेंड जो था, ट्रेंड इन सेल जो है वो है 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर इंक्रीजिंग
और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट में डिक्रीज, ट्रेंड इन जीपी, ट्रेंड इन जीपी जो है वो है 2% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और ये है डिक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग। सर ये सेल में और जीपी में ट्रेंड अलग अलग होता है? द आंसर इज यस। पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर थोड़ी सी ट्रेंड पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना सर, आप लोग पहले क्वेश्चन आराम से नोट करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी सर, देखो ट्रेंड मतलब होता है कि आपके प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी आपकी सेल है वो इस साल कितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दिस इज ट्रेंड। ट्रेंड मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड दोनों हो सकता है। अब इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसका मतलब आपकी पिछले साल सेल अगर 2 लाख थी तो इस साल 2,20,000 हो चुकी होगी, 10% बढ़ चुकी होगी। बट सर ध्यान समझना, सेल बढ़ने से क्या मेरा जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर सेल में ट्रेंड है तो इसका मतलब जीपी भी तो बढ़ना चाहिए। मेरी बात समझना, ध्यान समझना, एक बात समझना, मैं आपको एक नॉर्मल से पहले बात समझाता हूँ, फिर इस सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी ना सेल प्राइस जो है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो एक सामान बेचता हूँ 100 रुपये का, ठीक है। और कॉस्ट जो है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट है वो है 80 रुपीज़। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 80 रुपीज़, ठीक है। आपका जीपी कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया मेरे बच्चों, जल्दी बताना। 20 रुपये। आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना आया? 20 रुपीज़। और मैं आपको बोलूँ जीपी रेट, मैं आपको बोलूँ जीपी रेट परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 20 रुपये पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक सामान 100 रुपये में बेच रहे हैं इसका मतलब 20% में जीपी कमा रहा हूँ, 20% में जीपी करा रहा हूँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, पहली बात कि मैं चाहिए एक यूनिट पे निकालूं, पर यूनिट पे निकालूं, या मैं इसे बोलूं कि मैं 5,000 यूनिट पे निकालूं, मैं इसे 5,000 यूनिट पे निकालूं, तो आप बताना 5,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 5 लाख की सेल हो गई, 5 लाख रुपए की क्या हो गई? सेल। 4 लाख की कॉस्ट हो गई, 5,000 इंटू 80 रुपीज़, 4 लाख की कॉस्ट हो गई। 20,000 बोले तो 1 लाख का आपका क्या हो गया? जीपी आ गया। और अगर आप अब निकालोगे तब भी जीपी कितना आएगा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 लाख की सेल इंटू 100, तो भी रेट कितना आ गया? 20%। मतलब कहने का मतलब पहली चीज़ तो मैंने ये सिखाई कि चाहे जीपी आप एक यूनिट पे निकालो या 5,000 यूनिट पे निकालो, मतलब आपकी क्वांटिटी चाहे एक क्वांटिटी हो या एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो, जीपी रेट हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जीपी आपका यूनिट की वजह से नहीं लगता, सेल की वजह से नहीं लगता, वो ये लगता है कि आप एक यूनिट को कितने एक्स्ट्रा में बेच रहे हो। अब एक बात बताओ, ये अगर मैं कह दूं कि मेरी प्रीवियस ईयर सेल है, ये मैं कह दूं प्रीवियस ईयर सेल है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरी इस साल जो सेल है, मैंने पिछले साल 5,000 यूनिट बेचे थे और 5 लाख रुपए की सेल करी थी। मैं अगर आपको बोल दूं कि सर ट्रेंड है मेरा सेल में, मतलब मुझे लगता है मेरी सेल 10% से बढ़ जाएगी या 20% से सेल बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। मेरे बच्चों पहली बात समझना, जब मैं सेल के ट्रेंड की बात करता हूं ना, मैं कहता हूं ट्रेंड इन सेल, ट्रेंड इन सेल, दैट मीन्स 10%। तो इसका मतलब है ये बात हो रही है वॉल्यूम में, ये बात किस में हो रही है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में मतलब है कि भैया 5,000 क्वांटिटी अगर मैंने पिछले साल बेची थी तो इस साल सॉरी, इस साल 5,000 नहीं बिकेंगे, इस साल 5,500 यूनिट बिकेंगे। इस साल ट्रेंड की वजह से कितना बिकेंगी? 5,500 यूनिट। तो 5,500 यूनिट के बनने से अगर मैं बात करूं तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, 5 लाख का 10% बढ़ जाएगी, 5,50,000। सेल भी बढ़ गई, दैट मीन्स आपने बोला कि सेल बढ़ गई मेरी, रुपीज़ में भी बढ़ गई। और ट्रेंड का मतलब है क्वांटिटी बढ़ने का, क्वांटिटी बढ़ेगी तो भाई सेल वैल्यू तो बढ़ेगी। बट एक बात बताओ, क्या मेरी कॉस्ट सेम रहेगी? क्या मेरी कॉस्ट सेम रहेगी? सेल बढ़ने से, सेल बढ़ने का मतलब है कि सेल प्राइस पर यूनिट नहीं बढ़ा है, सेल बढ़ने का मतलब है क्वांटिटी बढ़ी है, तो क्वांटिटी बढ़ने से मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। भाई कॉस्ट अगर 80 रुपीज़ एक यूनिट की है, 5,000 पे 4 लाख की थी, तो अब 5,500 हो चुकी है, तो इंटू 80 रुपये, दैट मीन्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो भी तो 10% से बढ़ जाएगी, 4,40,000 की। और आपका जीपी कितना आ जाएगा? जीपी आ जाएगा 1,10,000। मतलब अगर आपका कहीं ना कहीं सेल बढ़ रही है तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, उससे आपकी जीपी भी बढ़ेगा, लेकिन जीपी वैल्यू में बढ़ेगा, रुपीज़ में बढ़ेगा। बट अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो आप बोलोगे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 100, दैट मीन्स जीपी अभी भी कितना आएगा? 20% इन रेट, 20% इन रेट। मेरे बच्चे ये बात आपको समझनी है कि जब भी सेल इंक्रीज करेगा, सेल वैल्यू में ट्रेंड होगा, तो इट डजंट मीन कि जीपी बढ़ रहा है, जीपी बढ़ेगा लेकिन वैल्यू में बढ़ेगा, लेकिन रेट में वो सेम रहेगा।
तो इसका मतलब अगर ट्रेंड इन सेल है तो सर उससे मेरे जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मेरे जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को मैंने यहाँ पे प्रूव कराया। हाँ, अगर जीपी बढ़ रहा है दैट मीन्स ट्रेंड इन जीपी है, तो इसका मतलब ये जो रेट है ना, जीपी बढ़ने का मतलब है या तो सेल प्राइस बढ़ा होगा पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट कम हुआ होगा, तभी आपका जीपी, क्योंकि जीपी का जो रेट है ना वो पर यूनिट पे डिपेंड करता है, और सेल का ट्रेंड है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी बढ़ने से सब बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, जीपी बढ़ेगा, तो परसेंटेज जीपी का पर यूनिट सेम रहेगा। लेकिन अगर जीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब पर यूनिट में चेंज आ रहा है, पर यूनिट में चेंज आने का मतलब है जीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब या तो सेल प्राइस बढ़ रही होगी पर यूनिट, या कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कम हो रहा होगा, या फिर अगर जीपी कम हो रहा है तो इसका मतलब सेल प्राइस कम हो रही होगी या कॉस्ट बढ़ रहा होगा। बात समझो, दोनों डिफरेंस हैं। अगर आपको ट्रेंड इन सेल है, लास्ट समराइज कर रहा हूं, ट्रेंड इन सेल है, तो इसका मतलब है आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी सेल की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे आपकी सेल वैल्यू तो बढ़ेगी, इससे आपकी सेल वैल्यू तो इंक्रीज होगी, पर जीपी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और अगर ट्रेंड इन जीपी है, ट्रेंड इन जीपी है, ट्रेंड इन जीपी है, तो उससे आपकी जीपी की परसेंटेज जो है, जीपी का रेट है वो प्लस माइनस होगा, लेकिन इससे आपकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जीपी के ट्रेंड में इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से हो सकता है कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा हो, कॉस्ट कम या ज़्यादा हो रही हो। सेल का जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब तक मैं ये मानूंगा कि जीपी में जो भी ट्रेंड आ रहा है वो बिकॉज ऑफ कॉस्ट आ रहा है, सेल पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें, सेल का ट्रेंड अलग है, जीपी का ट्रेंड अलग है। अगर सेल के बारे में बात कर रहा है तो सेल इंक्रीज करेंगे, अगर जीपी के बारे में बात कर रहा है तो जीपी इंक्रीज करेंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? इस क्वेश्चन में दोनों है मेरे पास में, कह रहा है सेल भी 10% से बढ़ रही है और जीपी 2% से कम हो रहा है। चलो जी शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। चलो जी आ जाओ, मैं कहता हूं सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे हम कहेंगे सर सिंपल सी बात है, सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक की? भाई प्रीवियस ईयर में अगर जब आग लगी थी उस प्रीवियस ईयर में सेल कितनी थी, तो 20 अक्टूबर 2021 से लेके 19 दिसंबर 2021 तक की सेल जो थी वो थी हमारी कितनी? 2,80,000 की। पिछले पीरियड की सेल कितनी थी? 2,80,000 की। तो इस बार 2,80,000 की सेल हो गई। ठीक है, आप इसमें बोलोगे कि भैया ये पिछले साल की सेल है तो ये ट्रेंड में इंक्रीज हो गई, ट्रेंड हो गया एट द रेट 10% से, तो 28,000 से सेल बड़ी होनी चाहिए थी, मतलब मैं कम से कम एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल जो कमाता, वो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल जो होती मेरी वो होती करीबन 3,08,000 की। कम से कम अगर कुछ नहीं होता तो मैं 3,08,000 तो कमाता। क्लियर है? मैंने एक्चुअल में सेल कितनी करी है? एक्चुअल सेल जो हुई है इस पीरियड में, एक्चुअल सेल जो 20 अक्टूबर ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड हुई है, ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड वो हुई है आपकी, दैट इज 20 अक्टूबर 2022 से लेके 19 दिसंबर 2022 में वो हुई है आपकी अप्रॉक्स 1 लाख, है ना? बताना कितनी हुई है? दैट मीन्स 50,000। कितनी हुई है? 50,000। मतलब ये अफेक्टेड पीरियड है, ये क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड की है। तो बताओ ये कितनी हो गई? 50,000 की। ये कितनी हो गई? 50,000। तो इसका मतलब शॉर्ट सेल कितनी है? अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट सेल है वो है 2,58,000 की। शॉर्ट सेल है 2,58,000 की। अब मेरा ये नुकसान नहीं है क्योंकि इतने का सामान भी तो नहीं गया होगा, नुकसान क्या है? प्रॉफिट। तो आप बोलोगे जो लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा वो निकालोगे आप कि शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। ठीक है, और ये जीपी रेट आप इसे निकालोगे वर्किंग नोट नंबर 1 से, क्योंकि ये जीपी रेट नॉर्मल जीपी नहीं है। तो आप निकालोगे वर्किंग नोट 1 जीपी रेट एज पर इंश्योरेंस कंपनी, जीपी रेट एज पर इंश्योरेंस के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100, प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। पहले पिछले साल का जीपी निकालते हैं, तो पिछले साल का प्रॉफिट जो दिया था नेट प्रॉफिट वो 1,30,000 था। कह रहा है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे 40,000, जिसमें से अगर 75% अनइंश्योर्ड है तो 25% क्या होंगे? इंश्योर्ड होंगे। तो 40,000 का 25%, 40,000 का 25% आपका क्या हो गया? इंश्योर्ड हो गया, 25% इंश्योर हो गया। ये डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल जो है, कह रहा है पिछले साल की 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2021, मतलब मेरे पिछले साल की सेल कितनी है? 7 लाख रुपए। तो मैं बोलूँगा पिछले साल की सेल है दैट मीन्स 7 लाख रुपीज़ इंटू 100।
तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, दैट मीन्स ये रेट आ गया 20%। ये रेट कितना आ गया 20%। इसमें माइनस करेंगे ट्रेंड, ट्रेंड करेंगे करंट ईयर में कितने परसेंट, 2% से डिक्रीजिंग है, तो रेट जो आएगा वो 18% का मैं ऑलमोस्ट कमा रहा हूँगा। मतलब अगर मैं पिछले साल बोलूँ तो 10-20% था, बट इस बार मैंने अपना 2% प्रॉफिट कम कर दिया, तो इसका मतलब मेरे को जो जेब में मिलता वो 18% मिलता, तो 18% को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एडजस्टेड जीपी, इसे मैं बोलूँगा एडजस्टेड जीपी, ये मेरा काम का आएगा एडजस्टेड जीपी, और मैं इसे यूज़ करूँगा यहाँ पे 2,58,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, मल्टीप्लाई बाय 18%, बताओ कितना आएगा, दैट मीन्स 2,58,000 इंटू 18%, तो ये आ गया 46,440, ठीक है, 46,440 का आपको ये आया ये अमाउंट, ठीक है। जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने आपको पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसमें दोनों बातें कर दी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में स्टैंडर्ड सेल कैसे बात करनी है, शॉर्ट सेल कैसे निकालनी है, एक्चुअल सेल दी हुई क्वेश्चन में जीपी कैसे निकालना है, अगर स्टैंडर्ड दिया होगा तो स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन रखना है, स्टैंडर्ड बोले तो ट्रेंड दिया होगा तो ट्रेंड को कैसे एडजस्ट करना है, बोले तो ट्रेंड अगर सेल पे होगा तो सेल की बात करेंगे, अगर जीपी पे होगा तो जीपी की, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही क्या है अलग है। सेल का ट्रेंड सेल पे लगता है, उससे जीपी का रेट अफेक्ट नहीं होता, जीपी का रेट अफेक्ट हो रहा है तो उससे सेल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा हो, ठीक है, कॉस्ट चेंज हो रही है। जी सर, यहां तक कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, आप इसे नोट करो, मैं जल्दी से आपका कर रहा हूं इंतजार। अब मैं आपके साथ में वो सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगा और फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप पहले यहां तक बात करेंगे, मैं कर रहा हूं आपका इंतजार। चलो जी, डन है? हाँ जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो डन हो ही गया होगा। चलो भाई, यहाँ तक तो डन हो गया होगा कि नहीं हुआ? हाँ सर, यहाँ तक हो गया, ये भी नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, ये जल्दी नोट कर लो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में, एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में। सर ध्यान सुनना, करें शुरू? जी सर, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो, अब मेरी बात सुनना सर, मैं आपके साथ शुरू करता हूँ, ध्यान सुनना। हमें ना एडिशनल एक्सपेंसेस, जो हमारे एडिशनल एक्सपेंस इनकर हुए हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमने कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करे, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंडिचर करने का मतलब है, अरे रे रे, एडिशनल एक्सपेंडिचर हमने करे, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड लिखना नहीं है, मैं बस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, ठीक है। इनका भी मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगता हूँ, क्लेम मांगता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 3 चीज़ें, कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें, कहता है इन तीनों में से जो लोअर आएगा हम उसकी बात करेंगे। पहला तो जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है वो बताइए, ठीक है। एक्चुअल खर्चा तो बात समझ भी आती है कि मेरे को फैक्ट्री चलाने में एक्स्ट्रा खर्चा जो हुआ है वो खर्चा हुआ है सपोज 50,000 का। कितना खर्चा हुआ है? 50,000। भाई मेरे को ना 2 महीने बिजनेस अफेक्टेड रहा और 2 महीने के लिए मैंने नया कुछ एम्प्लॉय रखे, ठीक है, मशीन्स को सेटअप कराया, दूसरी जगह नई जगह पे स्पेस लिया, जिसका मुझे टोटल खर्चा हुआ है 50,000। मैं कह रहा हूँ मुझे नॉर्मल अगर मैं बिजनेस करता रहता तो नॉर्मल खर्चों से एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ है? 50,000। दिस इज माई एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, दैट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो कहता है दूसरी चीज़, कहता है इस खर्चे को हम कंपेयर करेंगे, कहता है सर ये खर्चा हम आपको क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी, बट इसको हाँ हम कंपेयर करेंगे कि आपने जो एक्चुअल सेल करी, जो आपने एक्चुअल सेल करी है ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड मल्टीप्लाई बाय और ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड ड्यू टू दिस एक्सपेंडिचर, ड्यू टू
एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से जो आप एडिशनल सेल कर पाए, एक्चुअल में सेल कर पाए। मैंने कहा भाई अगर मैं ये खर्चा नहीं करता तो सपोज मैं 1 रुपए की भी सेल नहीं कर पाता इन 2 महीनों में। यही क्वेश्चन को मैं लेता हूँ कि इन 2 महीनों में जो मैं ये 50,000 की सेल कर पाया, ये 50,000 की सेल में 1 रुपए की भी नहीं कर पाता। क्लियर है, मैं 1 रुपए की भी नहीं कर पाता। तो पॉइंट इज कि कहता है ये जो 50,000 की सेल मल्टीप्लाई बाय इस पे जीपी रेट, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। मतलब कहने का मतलब है मैंने कितने की सेल करी, 50,000। इस खर्चे को ना थोड़ा कम कर दो, इस खर्चे को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको ना 20,000 कर दो। कितना कर दो, 20,000। मैंने कहा खर्चा जो मेरा हुआ 20,000, ठीक है। और इस 20,000 खर्चा करने के बाद मतलब बड़ा अनजेन्युइन से लगता है, 50,000 खर्चा करने के बाद 50,000 की सेल कर पाया, क्या फालतू की बकवास चीज़ है ना। हो सकता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट इज मैंने कहा मैंने जो एडिशनल खर्चा करा वो 20,000 करा, और अगर मैं ये 20,000 खर्चा नहीं करता तो मैं 1 रुपए की भी सेल नहीं कर पाता। तो मतलब इस 20,000 को खर्चा करने से मुझे कितने का फायदा हुआ, इस 20,000 को खर्चा करने से मुझे कितने का फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि मैं 50,000 की सेल कर पाया, और 50,000 का फायदा था, आंसर इज नो। 50,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, जीपी रेट आया 18%, जीपी रेट कितना आया 18%। तो यही वाला जीपी इंश्योरेंस वाला, तो बताओ कितना मैं कमा पाया, 50,000 इंटू 18%, ठीक है 18%, दैट मीन्स 9,000 रुपये मैंने कमाया, 9,000 रुपये मैंने कमाया। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, कहती है भाई साहब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, आपको बात समझ आएगी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपने 20,000 का खर्चा किया और आप हमसे क्लेम मांग रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहता अगर मैं ये 20,000 खर्चा आपको नहीं देता, रिम्बर्स नहीं करता, और आपसे बोलता कि भाई मैं आपको ये खर्चा वर्चा नहीं क्लेम करता, तो आप सपोज ये 20,000 नहीं करते तो आपकी एक्चुअल सेल कितनी आती, यहाँ पर 0 होती। मैंने कहा ये एक्चुअल सेल कितनी हो जाती, 0 हो जाती। तो इसका मतलब इस 50,000 का भी मुझे एक्स्ट्रा जीपी का आपको प्रॉफिट का लॉस देना पड़ता। मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी से कहा बिल्कुल मेरा लॉस होता, अभी 2,58,000 पे लॉस था, फिर टोटल 3,08,000 पे हो जाता। मतलब ये जो लॉस है ये 18,000 से मतलब 50,000 का 18%, 9,000 से बढ़ जाता। बोलो हाँ है ना। मतलब कहीं ना कहीं लॉस ऑन प्रॉफिट है, जो क्लेम है पहले वाला क्लेम वो 9,000 से बढ़ जाता। कहता है भाई हम आपको मैक्सिमम इतना ही क्लेम दे सकते हैं एडिशनल का एक्सपेंडिचर का। आपने हमारा 9,000 का फायदा करवाया, 20,000 खर्च करके आपने हमारा 9,000 का क्लेम कम करवा दिया, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो कह रहा है आपने 20,000 खर्चा किया, 50,000 की सेल हुई, और सेल होने से हमें कहीं ना कहीं 9,000 का इस बात का फायदा हुआ क्योंकि आपने सेल कर दी, उतना हमारी शॉर्ट सेल कम हो गई। क्लियर है, उतने से 50,000 से शॉर्ट सेल क्या हो गई, कम हो गई। तो हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम कम देना पड़ा। तो आप अगर हमसे क्लेम मांग रहे हो तो भाई हम आपका मैक्सिमम क्लेम कितना दे सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल का मैक्सिमम क्लेम कितना देंगे, स्टैंडर्ड सेल का। दैट मीन्स अगर आपने सेव करा है तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से अभी तीसरा पॉइंट भी आएगा, कह रहा है लोअर, दैट मीन्स आपको क्लेम कितना मिलेगा, 9,000। क्लेम कितना मिलेगा, 9,000। जितना आपने बचाया हमारे लिए और जितना आपने जेन्युइनली खर्चा किया है उसमें से जो हम मैक्सिमम मिनिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं जितना आपने हमारे लिए बचाया। सपोज ये 2,000 होता, सपोज ये कितना होता 2,000, तो फिर हम आपको 9,000 नहीं देते, कहते हैं ठीक है आपने 9,000 बचाया पर आपका खर्चा तो 2,000 हुआ ना, तो इसके लिए आपको कितना मिलेगा, 2,000। मैंने कहा बात समझ आ रही है, जी हाँ। इट मीन्स पहला पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रही है कि भाई इस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को करने की वजह से आप कितनी एक्चुअल सेल कर पाए और उस पर क्या जीपी कमा पाए। तो अल्टीमेट आप ये कमा पाए इन खर्चों को करने की वजह से। तो जो आपने कमाया और जो खर्चा किया विच एवर इज लोअर हमसे ले लो। और बेटा आप जेन्युइनली सोचो, आप जेन्युइनली सोचो, आप कभी भी जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, वरना आप कहोगे बेवकूफ़ी है। क्लियर है, वैसे आप करोगे, अगर आपको ऑर्डर ले रखा है तो आपको करना पड़ेगा। बट इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया हमारे लिए आप बेवकूफ़ हो कि आप बस 20,000 का खर्चा करके सिर्फ 9,000 कमा के पा रहे हो, तो हम आपको 9,000 तक की भरपाई करेंगे, दैट्स इट। तो दूसरा पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर। तीसरा क्या कहता है, तीसरा सुनो, तीसरा थोड़ा सा वो क्या करता है, वो कहता है जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, बेसिकली वो इस वाले पॉइंट को ख़त्म कर देता है, वो इस पॉइंट को ख़त्म कर देता है, वो इसको ना प्रोपोर्शनेट कर देता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सेकंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन होता है कि भाई आपने जितना कमाया और जितना खर्च किया उसका प्रोपोर्शनेट को हम कंपेयर करेंगे। तो कैसे प्रोपोर्शनेट निकालोगे, आपने एक फॉर्मूला बनाया, जो भी आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया, बोले तो 20,000, फिर आपने बोला मल्टीप्लाई बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेट, इनटू जीपी रेट डिवाइडेड बाय एएटी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इससे डिवाइड कर दो तो आपका खर्चा प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं कराऊंगा आपको प्रूफ, इसको मैं कराऊंगा प्रूफ।
आप ध्यान से सुनो, इसको प्रूफ कराऊंगा मैं। सर ये AAT क्या है? AAT का मतलब ये मान के चलो ये सेल है। AAT का मतलब है सेल, मान के चलो सेल है। तो आपको क्या कह रहा है? सेल इनटू सेल का अगर मैं जीपी रेट निकाल दूं, यही तो फॉर्मूला है। मान के चलो वो सेल है, AAT एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर है, टर्नओवर सेल है, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है सेल इनटू जीपी रेट, सेल इनटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है। इसी को तो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करा रहे हो। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा जी सर। ये अब इसको एक बार सॉल्व करो, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सेल इनटू जीपी रेट अगर मैं लगाऊं तो जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है अगर आप बताओ तो? जीपी रेट का फॉर्मूला यही है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड इनटू प्रीवियस ईयर सेल। तो मैं जीपी रेट को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप बोलोगे सेल इनटू जीपी रेट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल, डिवाइडेड बाय सेल। सेम यहाँ पे भी लिखो, लिखोगे सेल इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल और प्लस 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 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने कहा बिल्कुल, सेल से सेल काटो, सेल से सेल काटो, तो ऊपर क्या बचा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओ माय गॉड सर, मतलब फॉर्मूला बता नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब ये आपको इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल दिया था कि भाई हम इतने का आपको दे सकते हैं, इतने का आपको हमने ऑफर दिया था कि भाई ये टोटल हम आपको इंश्योर करा सकते हैं। आपने इतना चूज़ किया, आपने ये क्या करा है? चूज़ करा है। तो अगर आपका खर्चा नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोले तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरे क्वेश्चन में बताओ कितना है? आप बोलोगे भाई नेट प्रॉफिट है 1,30,000 और 40 टोटल, मतलब कहीं ना कहीं आप जो इंश्योर करा सकते थे वो 1,30,000 प्लस 40 करा सकते थे। बोले तो 1,70,000 करा सकते थे, पर आपने कराया 1,30,000 प्लस 10, 1,30,000 प्लस 10, दैट मीन्स आपने कराया 1,40,000 टोटल आउट ऑफ 1,70,000। तो आप बता सकते हो आपने कितना इंश्योर्ड कराया है, कितना प्रॉफिट इंश्योर्ड कराया है? दैट मीन्स 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000, दैट मीन्स 82% समथिंग आपने क्या कराया? इंश्योर्ड कराया। तो इसका मतलब आपके खर्चे को भी 82% प्रोपोर्शनेट कर देंगे। मतलब हम आपके खर्चे का भी पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम आपके खर्चे का 82% क्लेम देंगे, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट इंश्योर्ड कराया है वो 82% इंश्योर्ड कराया है। जीपी रेट जो कराया आपने, जो बेसिकली प्रॉफिट को इंश्योर्ड कराया है, वो आपने 82% कराया है। तो 82% अगर इंश्योर्ड कराया तो आपके खर्चे को भी 82% ही क्लेम मिलेगा, और जो आपने कमाया विच एवर इज लोअर। मेरी बात समझ रहे? ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो वैसे ही बेकार हो गया ना बेटा, या तो ये अपने आप ही 100% आ जाएगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर पूरा मैंने इंश्योर करा लिया तो ये तो इसके इक्वल ही आएगा, ये तो इसके इक्वल ही आएगा, तो ये तो बेकार है। मेन दो ही पॉइंट है, मेन क्या है? दो ही पॉइंट, कि भाई आपने जितना इन खर्चों को करने की वजह से कमाया और इन खर्चों का 82% जितना आपने इंश्योर कराया उतना प्रोपोर्शनेट विच एवर इज लोअर, वो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम क्लेम देंगे। बात समझ आ रही है? ये बात मैं लिखवा चुका हूँ और ये बात मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ कि ये एक्चुअल में AAT है क्या, ये AAT है क्या? पहले मुझे यहाँ तक बात बताओ, क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इन तीनों फॉर्मूले का लॉजिक्स क्लियर करा दूं कि सर ये कुछ भी नहीं है, ये आसमान से नहीं टपके हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन की एक मेंटल स्टेज है कि सर आपको एक्चुअली में कितना पैसा, दैट मीन्स कमाया है आपने खर्चे करने की वजह से, और खर्चे को कितना इंश्योर्ड कराया है। अगर आपने पूरा 100% इंश्योर कराया तो हम खर्चा पूरा 100% भरने के लिए तैयार है, और अगर आपने 82% इंश्योर कराया अपने प्रॉफिट को तो खर्चे का भी 82% ही आपको रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जी हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इस बात में एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ, AAT एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, व्हाट इज दिस? सर ध्यान समझना, मेरी बात सुनना। सर AAT क्या है? AAT कहता है, ध्यान समझना सर, आपका ये ईयर है सपोज 1 अप्रैल 2021, ठीक है, ये 31 मार्च 2021, और आपके फैक्ट्री में आग लगी थी 20 अक्टूबर 2022 को। सॉरी ये 22 हो गया, हाँ। तो ये आपकी डेट ऑफ फायर था, ये आपकी, वही क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल वाले को ही कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद आपका बिजनेस ये अफेक्टेड रहा 19 दिसंबर 2022 तक, यहाँ तक बिजनेस क्या रहा? अफेक्टेड। ये बिजनेस क्या रहा? अफेक्टेड रहा, ये अफेक्टेड रहा। वो कहता है सर जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी है, जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी है उससे जस्ट पिछले 12 महीने की सेल, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो उससे जस्ट पिछले 12 महीने यहाँ पे पीरियड होगा, दैट मीन्स 20 अक्टूबर
2021 से लेके 19 दिसंबर 2021, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग पीरियड है, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है। कहता है इससे जस्ट 1 साल पहले, तो इससे जस्ट 1 साल पहले कह सकता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 महीने हुए। मतलब जिस दिन मेरी फैक्ट्री में आग लगी है उस दिन से लेके जस्ट उसका 1 साल पीछे चले जाओ, उस दिन तक की जो आपकी सेल है, उस सेल को बोलते हैं एनुअल एडजस्टेड सेल। और इसमें ट्रेंड को ऑफकोर्स एडजस्ट कर दूंगा तो एनुअल एडजस्टेड सेल, इसे ही बोल देते हैं एनुअल एडजस्टेड सेल। मतलब आपको जस्ट ये देखा जाता है कि आपकी जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी उससे जस्ट पिछले साल, मतलब पिछले साल में नहीं, उससे जस्ट पिछले 12 महीने की सेल क्या है, उन 12 महीने की सेल को ट्रेंड के साथ एडजस्ट कर दो। और दिक्कत भाई यहाँ पे ना थोड़ा पंगा जरूर आता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ तक तो कोई ट्रेंड नहीं होगा, उसके बाद के पीरियड में ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर है वो एनुअल एडजस्टेड सेल है। लेकिन मैं इस बात को सीखूंगा, एक एग्जाम्पल क्या, एक क्वेश्चन उठाता हूँ और उससे करना शुरू करता हूँ। ये बातें मैं लिखवा सब कुछ चुका हूँ, एक क्वेश्चन से चार्ट बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ में क्वेश्चन शुरू करेंगे आप, ठीक है।